आज कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जिसकी हंसी से ही कई मरीजों को राहत महसूस होने लगती है। तो वहीं कुछ लोग उन्हें जादूगर डॉक्टर भी कहते हैं, जो अपनी मौत को भी मात देकर वापस आ गए, जो रहते तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हैं, लेकिन उनसे इलाज कराने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं। जो नहीं आ पाते वो इस डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन भी इलाज कराते हैं। इनके नाम के कई रिसर्च पेपर और हजारों आर्टिकल हैं, जिस पर दुनिया भर के लोग रिसर्च करते हैं। वैसे तो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, लेकिन जब लोग एलोपैथ से हार जाते हैं तब अपने असाध्य रोग लेकर इनके पास आते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर बसंत जीवन बनर्जी से। डॉक्टर साहब, आपकी इस्टेब्लिश पहचान तो डॉक्टर की है, लेकिन बहुत सारी डिग्रियां आपके पास। आपने एलएलबी किया, फोटोग्राफर बने हैं आप, इसके बाद रियल एस्टेट में भी लोग आपको शेयर मार्केट के बारे में लोग कहते हैं बड़ी अच्छी जानकारी है। ओवरऑल हम इस डॉक्टर साहब के बारे में जानना चाहेंगे। डॉक्टरी तो पढ़ाई की हमने, पढ़ते पढ़ते हमने सोचा कि टाइम का जो है किस तरह से उपयोग किया जाए। 11-12 बजे से क्लास चलते थे, तो 11 बजे तक का समय हम कैसे उपयोग करें। तो मुझको ये लगा कि इंग्लिश से एमए कर लें। अच्छा। हमने इंग्लिश से एमए भी कर लिया। उसी दौरान सन कौन सा रहा? ये सन 75 से पहले। अच्छा। फिर जो हमने इंग्लिश से एमए करने के बाद डॉक्टरी भी कर ली। डॉक्टरी पढ़ने के बाद फिर आगे फिर फोटोग्राफी का शौक था ही, चूंकि पिताजी करते थे। उनका कैमरा था वैगलैंडर, तो वो बार बार ये कहते थे कि हाई स्कूल जब पास कर लो तब हम कैमरा देंगे। तो छूने तक नहीं देते थे। अच्छा। आज भी वो कैमरा है। अच्छा। तो फोटोग्राफी उसी लिए तमाम फोटोग्राफ जो है हमने मैक्सिमम खींचे हैं। और क्या किया जाए। अच्छा, मुझे लगता है कि ये आपको विरासत में ही मिल गया था। डॉक्टरी भी विरासत में मिली आपको और फोटोग्राफी भी आपको विरासत में मिली। हमने सुना है कि पिताजी और बाबा भी इस क्षेत्र में बड़े अच्छे हुआ करते थे। जरा सा बताइए पिताजी और बाबा का इतिहास, किस तरह से आजमगढ़ में आप लोगों का आना हुआ। डॉक्टरी के पेशे में आप बहुत बड़े नाम बने, आज नहीं आप हैं, इसके पीछे भी बड़ा नाम रहा है। पिताजी के दादाजी आए एज ए गवर्नमेंट लीडर होकर के जौनपुर में। उस जनरेशन में सभी लोग जज और वकील यही होते रहे हैं। तो सरकारी वकील थे, तो वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को भी, लेकिन थर्ड जनरेशन में हमेशा चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता ही है। बिना परिवर्तन के तो हमारे दादाजी ने कहा कि नहीं, वकालत तो नहीं करनी है। और वो चले आए फिर होम्योपैथी की तरफ। उन्होंने काफी कुछ किया, जो कुछ भी करना था। बिजनेस के लिए भी एक फोकस थे कि बिजनेस भी करेंगे, लेकिन बिजनेस भी फेल हुई है। फिर बाद में एक लंबी स्टोरी, वो कई मतलब लैंग्वेजेस में किताबें लिखना। किताबें आज भी उनके बहुत सारे हैं, इंग्लिश में, पर्शियन में, उर्दू में, कई भाषाओं में। अच्छा, आज का जमाना तो बहुत बदल गया, लेकिन हमने तब आप बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन हमने सुना कि जब आप अलग अलग चीजों में भटक रहे थे तो पिताजी को लगा कि भैया लड़का को कंसंट्रेट करना है तो ब्याह करा दो। अब वो तो हर आदमी सोचता रहता है, वो भी सोच रहे थे और कई जगह दौड़ धूप होती रही। और तमाम लोग, यहाँ के लोग भी कहे भाई ब्राह्मण हो, किसी ब्राह्मण की लड़की से शादी करा देते, क्या कर ये भी एक एपिसोड है कई बार, लेकिन ठीक है। आज भले ही डॉक्टर साहब अपने क्षेत्र में टॉप पर हों, लेकिन अपने छात्र जीवन में वह एक एवरेज स्टूडेंट थे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और उनकी शिक्षा भी सरकारी विद्यालय में हुई, लेकिन उन पर उनके पिता स्वर्गीय भारत जीवन बनर्जी का और बाबा स्वर्गीय चतुरानंद बनर्जी का बड़ा प्रभाव था, जो एक खुद बड़े डॉक्टर थे। अच्छा, अब तो डॉक्टरी में आपका बड़ा नाम है। लोग हिंदुस्तान से क्या बाहर से भी लोग आते हैं, जैसा मैंने डिस्पेंसरी भी देखा है। लेकिन हमने सुना कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई कुछ स्पेशल नहीं थी, बल्कि सरकारी विद्यालय में गए। एकदम प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाई की। अच्छा। एलवल के प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाई की। लेकिन हमने ये सुना है कि बाबा का और पिताजी का छाप बहुत है आपके। अब ये तो एक अलग कहानी है, चूंकि मेडिकल में आना तो हम चाह ही रहे थे कि हम एमबीबीएस करें, लेकिन जब हम बीएससी कर लिए तो पिताजी ने कहा पहले बीएससी कर लो, उसके बाद हम बताते हैं। ले जाके उन्होंने भर्ती करा दी होम्योपैथी की। अब वो एक रात तो खैर
भाई जो चाहत थी हमारी, जो हमारे ड्रीम्स थे वो नहीं हो पाए, जो हम चाह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा महीना भर मैंने, हम बहुत टेंशन में थे, तो उसी पे फोकस किया। हमने कहा चलो ठीक है, जो क्लास चल रहा है इसी को करते हैं। बाद में फिर इंग्लिश में भी कर लिया हमने। अच्छा, उस जमाने में होम्योपैथ का तो बड़ा नाम रहा होगा, क्योंकि पिताजी के यहाँ बड़ी भीड़ लगती थी, तो आपको ये नहीं लगा कि एमबीबीएस में जाने के बजाय होम्योपैथी क्यों नहीं अपना लेते? वो तो जब शुरू किया तो पढ़ाई तब ना शुरू किया कि हाँ नहीं सही है ये, इससे बेटर कुछ है ही नहीं है। अच्छा, कभी जीवन में ऐसा क्षण आया कि जैसे हम लोग तो बहुत सुने हैं पिताजी के बारे में, उनकी दवाइयों के बारे में, उनके शोध के बारे में, कभी ऐसा कोई पल आया हो जब आप बहुत भाव विभोर हो गए हो उनकी बातों को, उनके बारे में जान करके? तो भाव विभोर तो हमेशा रहते हैं, बाप के बारे में जान करके क्यों नहीं भाव विभोर हो। बाकी एक पल ऐसा आया था, बताया हमने ना, कि जैसे बिटिया हमारी जो है केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ करके जॉब में थी गुजरात में, बड़ौदा में। तो जब हम लोग गए थे सपत्नी हम लोग, तो घूमने के लिए तो गए थे, तो कुछ दवा की जरूरत पड़ी, दवा ऐसे लेकर के, लेकिन कुछ दवाएं खत्म हो गई थी। लेने के लिए हम शुरू किए खोजना कहाँ पे मिलेगा। एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे गए तो देखा हमने हमारे बाबा जी का फोटो जो है वहां टंगा हुआ था, दादाजी का। तो अननोइंगली पूछे भैया ये फोटो कैसे लगा हुआ है? तो पता है कि इनके एक संस्था है सो अहम, आप वहां जाइए। तो मैं किताब, ये जो किताब देखिए हमारे ये दादाजी, इनके गुरुजी, ये इनके शिष्य, जो पूरा सो हम जो है संस्था जो है। तो ये देख करके फिर हम खोजते मतलब कि इन दवाओं को तो हम दे दिए, घर दे करके मैंने कहा कि पता करें कहाँ पे है। तो पता चला कि ये संस्था जो है बड़ौदा में नहीं है, अहमदाबाद में है। हम खोजते हुए चले गए, मैंने कहा थोड़ी देर में हम आते हैं। अहमदाबाद गए, अहमदाबाद जाकर के खोजते वहां तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन फ्री में तमाम लोगों को दी जाती है इस संस्था के तहत। तो पूरा इंटरनेशनली ये संस्था चल रही है। मैंने पूछा भी कि ये व्यक्ति कहाँ पे हैं, कहा कि नहीं ये केनिया में रहते हैं। अच्छा। लेटर मैंने लिखा, लेटर लिखना एक हैबिट है, अब किसी आप लेटर लिखवाइए तो नहीं लिख पाएगा जी। तो हमने लिखा कि भाई ये संस्था में ये व्यक्ति जो है, जो आपके फोटो लगे हुए हैं, इनका क्या रोल है और क्या क्या है क्या नहीं है। उधर से क्या जवाब आया? तो उधर से जवाब आया कि आप चाहते क्या है। अच्छा, उन्हें लगा कि कुछ, अब जो भी लगा हो, मैंने कहा कुछ नहीं चाहते, मैं खाली जानकारी चाहता हूँ। ये मेरे दादाजी हैं, ग्रैंडफादर। ठीक है, आप चाहते क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं चाहते हैं, दवाएं वहां से भी मंगाते हैं हम। भाई उस संस्था को भी जीवित करना है और अपने तो है ही है जीवित। इससे पहले ये पता नहीं था कि दादाजी किसी ऐसी संस्था में, इनका कोई शिष्य इस तरह का? हाँ बस इन है तो है, क्या करें, नहीं तो क्या बात है। हाँ। अच्छा, हमने ये भी सुना था कि दादाजी सामाजिक जीवन में ही साधु की तरह रहते थे। साधु हो ही गए थे। उन्होंने कहा कि सारे बच्चे सेटल हो गए, अब क्या करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अच्छा। हाँ। ऋषिकेश में मुनि की रेती, वहीं पे। तो क्या कोई आश्रम बनाया था? ना, आश्रम कुछ नहीं बनाया। आश्रम तो लोगों ने बनाया ना, उनके ऊपर जो भी बनाया, जैसा भी बनाया, होम्योपैथी को लेकर के ही बनाया। अच्छा, इसकी जानकारी भी आपको वहीं, हाँ, गुजरात जाने के बाद ही हुई। तो ये तो सबसे गर्व का पल रहा होगा अपने लिए। तो यही ना, मैंने कहा कि हमारे दादाजी भाई मिल गए। हाँ भाई, हमारे बारे में जो लोग जानते लेकिन इनके बारे में तो लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब को 70 के दशक में पेन फ्रेंड बनाने का बहुत शौक था, जिसके लिए उन्हें जर्मनी से ऑफर भी मिला था। लेकिन अम्मा के दबाव में जर्मनी जाने से चूक गए, और जब लोग 90 के दशक में कंप्यूटर के बारे में जानते भी नहीं होंगे, तब डॉक्टर साहब कंप्यूटर विदेश से मंगवाकर इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, ये जो फॉरेन से मरीज आते हैं या आपसे कंसल्ट करते हैं, वो किस तरह के लोग, यहाँ के रहने वाले लोग हैं? आपकी चर्चाएं कुछ इधर के भी है, कुछ उधर जो बातचीत करते हैं तो वो भी है। अच्छा, लेकिन ये फॉरेन कनेक्शन आपका पुराना है, हमने सुना है कि कनेक्शन तो देखिए,
एक आजकल फेसबुक और ये सब आया हुआ ना, ट्विटर, दुनिया भर की चीजें, लेकिन हम लोग पेन फ्रेंड बनाते थे। ये पेन फ्रेंड क्या है? मतलब लेटर लिख करके किसी से दोस्ती बनाना, ओके। कहीं से भी दोस्ती, वो पेन फ्रेंड एक ग्रुप एकदम होता था। आज भी उसमें से है कई लोग। 21 जमाने में आपने शुरू किया था? जब हमने पास किया था 74-75 में, उसी की बात से, तो शुरू से ही, बचपन से ही चलता था पेन फ्रेंड में कुछ न कुछ दोस्ती। अब दोस्ती यंगस्टर किस तरह की दोस्ती करते हैं जी, चाहे लड़कियों से चाहे जी। तो 75 की दोस्ती आज भी चलती हाँ, है? आज भी चलती है, ऐसा नहीं है। मतलब आप 45-46 साल हो गए। हाँ, तो ये दोस्ती पेन फ्रेंड से मोबाइल और व्हाट्सएप पे बदली हाँ, है? वो उस पर बदली है। बदली है। हाँ, अच्छा, मैंने सुना था कि उस पेन फ्रेंड के जरिए आपको जर्मनी जाने का ऑफर था, लेकिन अम्मा जी रोक दी। हाँ, ये तो रोक दिया उन्होंने, कहा कि उस पर कहानी नहीं है। अब जो भी है, देखिए, माँ, चूंकि उनके पिताजी जो यूएस गए, वहां से लौटे नहीं, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वैसा बाहर नहीं जाना है। बाहर तो आज तक नहीं गए हम, बच्चे बाहर ही है, लेकिन हम बाहर नहीं गए। ये जानना चाहिए कि आपने मतलब हजारों आर्टिकल लिखी हैं जिसपे लोग शोध करते हैं। एक जमाना ऐसा भी था कि जब आपने कुछ शोध किए थे और कुछ चीजें पब्लिश हुई थी तो दिनमान में, हाँ, तो उस पर कुछ विवाद हुआ, डॉक्टरों ने विरोध किया था। बहुत विरोध किया था। क्या मामला था वो? कि आप इस दवा के बारे में क्यों इतना बता दिया, यहाँ से लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी लोग, इतनी फाइल पड़ी हुई है, आपने दवा के बारे में क्यों बता दिया। मैंने कहा दवा के बारे में ना बताऊं मैं, अगर कोई रोग ठीक हो रहा है कोई मरीज को, तो सबको ठीक होना चाहिए ना, कि हम दवा बताइए ना करें। अब बहुत बड़े 30 मार्का बने रहे हैं, हेनीमैन से बढ़ के है, तो हेनीमैन ने तो हर चीज बताया ना। तो उससे डर क्या था कि मरीज जो है वो खुद से दवा लेने लगेगा, या क्या डर था, क्यों ऐसा? अब लोगों के अंदर क्या डर, अब ये तो लोग जाने ना, हमारे मन की बात तो हम ही जानेंगे। तो चाहते हैं कि भाई सबको जानकारी हो, सब स्वस्थ रहे। अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कोरोना है, कई तरह की मतलब बीमारियों की बात की जा रही है, बट आपने एक टाइम कहा था कि बहुत सी चीजें एहतियात और आपके जागरूक होने से रुक जाती हैं। तो क्या मतलब इस समय जो दवाइयां आ रही हैं, जो डर है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और होम्योपैथ में इसका किस तरह का तोड़ होगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे आजकल बताया जा रहा है ना। बहुत पहले इस पे भी एक आर्टिकल हमने लिखा हुआ है कि कैसे प्रिवेंशन, तो जब तक आप बचाव नहीं करोगे तो बेकार है। बचपन से ही बताया गया कि भाई रसोई में जाना है, हाथ पैर धुल करके जाओ, ये करो। अब अगर बताई जा रही है तो कोई नई चीज तो बताई नहीं जा रही है। अब तो जूता पहन के खटर खटर, अभी बेटे से ही कर दो तो अरे क्या जरूरत है। तो इसका फर्क पड़ता है? फर्क तो है ही है। आप जितनी साफ सफाई रखोगे उतना बढ़िया है। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन तो एटमॉस्फेयर पे पोल्यूशन है, सबसे बड़ा मेंटल पोल्यूशन है सबका। इतना ज्यादा मेंटल पोल्यूशन है ना कि कुछ भी दिखता है आदमी को सोचता है कि यही हो जाए, फलाने के पास तो हमारे पास भी ये हो जाए। जैसे कि उसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, हमारी पत्नी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। ये भी बीमारी नहीं है। क्या कुछ शोध पत्र ऐसे हैं आपके जो कि आने वाले वक्त में अगर लोग होम्योपैथ से जुड़ी हुई चीजों को खोजना चाहें, या कोई आर्टिकल आपकी जो है आपने कहीं कंपाइल किया हो? आप डिजिटल दुनिया में बहुत सक्रिय रहते हैं, और एक जो खास बात आपसे लोगों को भी सीखनी चाहिए, और हम जैसे लोग भी सीखते हैं कि आप वक्त का पूरा सदुपयोग करते हैं। तो अगर कोई ये चाहता है कि आपके आर्टिकल्स उसको मिले, आपके शोध मिले, तो वो कैसे ले सकता है, कैसे देख सकता है? मेरे ब्लॉग में है, हमारे ब्लॉग में है, तमाम पेशेंट के बारे में नहीं, डिटेल भी है, कई केसेस को लेकर के भी है और कई चीजों को लेकर के है। हमारे ही नाम से ब्लॉग है। अच्छा, हाँ। क्या क्या है पूरा उसका? वो 50 मिलीसिमल करके है, 50 मिलीसिमल पोटेंसी। Okay. लास्ट में हैंडमैन जो वो करते हुए गए हैं, उसी के ऊपर है टोटल। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब का ये दूसरा जन्म है। दरअसल हुआ ये था कि डॉक्टर साहब बड़े प्रकृति प्रेमी हैं और जानवरों से उन्हें विशेष लगाव है। एक बार जब उनके पेट को किसी ने बुरी तरह से पीट दिया तो डॉक्टर साहब को आघात लग गया और वह 20 दिनों के लिए कोमा में चले गए, और जब उनको होश आया तो वो सब कुछ भूल चुके थे, और अगर कुछ याद था तो वो था सिर्फ हनुमान चालीसा, जो एक चमत्कार से कम नहीं था। अच्छा, आपकी जिंदगी का एक अलग पहलू है
जो लोग जानते हैं या जो लोग जानेंगे हैरान हो जाएंगे। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब आप पूरी तरह से अपनी मेमोरी लॉस कर चुके थे। एक पेट हमारी थी, जैसे इस समय है जिनी, वैसे एक पेट थी, तो उसको लेकर के मोहल्ले के लोगों ने जो किसी वजह से, जो भी वजह रहा हो, तो हम थे और वो पेट थे, बाकी बच्चे सब बाहर थे, तो घर के अंदर आकर के पिटाई कर, दैट वाज आई वाज शॉक्ड। तो उसी वजह से जो है चाहे एकदम दिमाग पे चढ़ा, और क्लिनिक में थे हम, पेशेंट देख रहे थे, और 30 जनवरी ये डेट भी याद है। मैंने इवन ब्रेन जो है ना इतना तेज काम करता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो वो दवा देते फिर आई वॉज अनकॉन्शियस, मतलब दिमाग उस पे चल रहा था, पेशेंट पे भी चल रहा था, लेकिन अच्छा, उसके बाद सब कुछ भूल गए थे? सब कुछ भूल गए थे, लेकिन कोई, मैंने जैसे कि कोई आ रहा है, उससे बार बार यही बात कर रहे हैं, तुम ये कर रहे हो कि नहीं, वो कर रहे हो कि नहीं, मीटिंग में जाते हो कि नहीं, कुछ जानकारी ले रहे हो कि नहीं। सारे लोग जो है एकदम, फिर जब रिकवर हुए तो डॉक्टर ने भी बताया कि तो इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई, ब्रेन हेमरेज में आदमी तो पैरालाइज हो जाता है। ये हनुमान चालीसा की क्या कहानी है? अब चूंकि हनुमान चालीसा रेगुलर पाठ करते हैं बचपन से ही, तो अब जब हम कॉन्शियस में हुए तो मुझे ये लगा कि मैं हनुमान चालीसा पाठ करके उठ रहा हूँ। अच्छा। जब मैं एकदम कॉन्शियस में हुआ, बैठ सकता था, बैठने उठने को तो तभी बैठ सकता, लेकिन धीरे धीरे जब रिकवर होकर के घर आए तो बराबर वही चलता। और पेशेंट भी देखते समय ना, तो दिमाग एकदम, जैसे कोई भी बात हुई, दिमाग यही कि ये मेडिसिन देनी है। अच्छा, उस समय मैंने सुना था कि बेटी ने बहुत मदद की, और आप उस कंडीशन में भी दवाइयां लिखते थे? हाँ, लिखते थे। कैसे हो पाता था ये सब? बस ब्रेन काम कर रहा था ना। ओके। ब्रेन ही काम कर रहा था, यही नहीं सोच रहा। तो क्या लिख पाते थे आप? लिख नहीं पाते थे, मैंने देख नहीं पाते थे। अच्छा, फिर कैसे? उसने जैसे कि किसी पेशेंट के बारे में हमने बात की, हमने कहा देखो बेटा ये कौन सी मेडिसिन है, ये मेडिसिन है क्या? तो तुरंत खोल करके बताया। इस तरह से तुलिका नाम है उसका। ओके। वो देखते वो भी, मतलब कि कोई भी मेडिसिन आज भी पूछती है तो कि ये दवाई दे दे, हमने कहा दे दो। अच्छा। उसके बच्चों को, तो मतलब बेटी को, अब चूंकि पूरी मेट्रिया मेडिका जो है 2 महीना तक वो पढ़ती रही। अच्छा। केमिकल इंजीनियर हुआ। ओके। और हिनमैन भी केमिस्ट्री के ही मास्टर रहे हैं। जी। आज डॉक्टर साहब की उम्र 67 पार है, लेकिन आज भी डॉक्टर बनर्जी को खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। डॉक्टर बनर्जी उम्र को महज एक गिनती मानते हैं, इससे ज्यादा उम्र उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब भी वह नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो वो जब अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो वहां पर भी उन्होंने एक नया हुनर सीख लिया। आपने कई इनिशिएटिव भी लिए, जैसे कि संघ वगैरह बनाया था आपने, मुंबई आप गए थे, आपका एक सपना था, मतलब एक नई रणनीति बनाई थी आप डॉक्टर, तो उसमें क्या था, किस तरह का, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। उसमें चूंकि जब होम्योपैथी पढ़ के निकले थे तो डॉक्टर JN कांजीलाल जी से, कलकत्ता के, उनके साथ हमारा बड़ा संपर्क था। पिताजी को जब पेसमेकर लगना था तो हम लेकर के गए थे वहीं, तो वहीं जब उन्हीं के बैठना था, तो जैसे पेसमेकर लग रहा था, जाकर के वहां बैठना, समय को कैसे इन्वेस्ट करना, फिर शेयर मार्केट बगल में ही था, उस पर फोकस करना। उस जमाने में ना तो मोबाइल था, ना मैंने किसी भी कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी उस शेयर मार्केट पे हमने काम किया। ये मुझे लगता है एक तरह का आपको जो है समय को सदुपयोग करने का, मतलब मैंने बचपन से सुना हमने, टाइम इज मनी। हाँ। तो टाइम को कैसे इन्वेस्ट करके हम मनी बनाए, ये भी सोचना बराबर। और मैंने सुना कि आप अभी फिजिकल वर्क बहुत करते हैं, साइकिलिंग करते हैं लगभग। तो सुबह उठ के कहते बताए ना आप, जब फोन क्या एज होगी, ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या एज होगी उन लोगों को पता चले, जो लोग बहुत जल्दी ये हार मान लेते हैं कि यार फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर सकते। तो अभी आप क्या क्या करते हैं और एज क्या होगी आपकी? आप खुद ही जोड़ लीजिए। 65 के आसपास होंगे आप? 67 प्लस। अभी क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं आप?
सुबह उठते हैं, पहले तो मेडिटेशन करते हैं, पहले ही सुबह उठते ही मेडिटेशन कर लेते हैं, करने के बाद फिर साइकिलिंग शुरू कर देते हैं, फ्रेश वगैरह हो करके बाइसिकल लेते हैं। अभी भी एक्सरसाइज करते हैं? बस वही, योगा नहीं करते हैं, योगा तो जरूरी नहीं है। अच्छा। मेडिटेशन इज बहुत, अपने मेंटल ब्रेन को अगर शार्प कर लीजिए तो बहुत कुछ है। अच्छा, ऐसा मैंने कहते हैं कि अभी 67 साल और हैं हम। और क्या, अभी तो है ही, अभी और अगला भी 67 तो ये साल। राज हम लोग भी बताइए कैसे ये चीज हो सकती है? मस्त रहे, बिंदास रहिए, जो होना वही होगा, जो होना वही होगा, उस पर सोच करके बेकार परेशान रहना है। बताया ना हमने कि जैसे कि माता जी हो गई हमारी, लोग माँ की वजह से रोते भी हैं, माँ के लिए रोया हमने, सबके सामने नहीं। पिताजी जब गए, पिताजी के लिए भी हम अलग से ही रोए, सबके सामने लोग मुंह बना करके एकदम ये है वो है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट यू, हो सकता है कि आप पिछले जन्म में कुछ किए हो इस तरह से, हो सकता है आप, मतलब मैं या चाहे जो भी कर समझ लो आपने, तो बाकी डॉक्टर बनर्जी का सबसे मजबूत पक्ष है उनका जिंदा दिल होना। यही वजह है कि डॉक्टर बनर्जी के जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आई हों, उसे उन्होंने हंसकर दिया और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया। आज डॉक्टर साहब की बेटी जहां ओमान में है, तो वहीं बेटा साउथ अफ्रीका में है और डॉक्टर साहब अब भी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर बनर्जी की कहानी बताती है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए दुनिया में आए हैं तो दिल खोल के जिएं।